लॉयड्स एंटरप्राइजेज, एक ऐसा स्टॉक जो एक ही दिन में धड़ाम से नीचे आ गया और इसने ना कई लोगों को चौंका दिया। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है 23 दिसंबर 2025 की। मार्केट में ना मेटल स्टॉक्स की तो मानो चांदी हो रखी थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स मस्त ऊपर जा रहा था। पर लॉयड्स एंटरप्राइजेस की कहानी कुछ और ही चल रही थी। इसका स्टॉक 4% से भी ज्यादा टूट गया। अब देखिए, जब पूरा का पूरा सेक्टर भाग रहा हो और सिर्फ एक स्टॉक नीचे गिरे तो एक बात तो साफ हो जाती है कि गड़बड़ कहीं बाहर नहीं, कंपनी के अंदर ही है। तो सवाल यही उठता है ना कि जब मार्केट का माहौल इतना बढ़िया था तो फिर इस एक स्टॉक का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। बस आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले सुराग से। और ये सुराग हमें मिलता है कंपनी की तरफ से आई एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट में। इसको नाम दिया गया था वैल्यू अनलॉकिंग प्लान। सुनने में कितना शानदार लगता है ना कि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। पर मार्केट को ये प्लान, ये कहानी जरा भी पसंद नहीं आई। अब इस पूरे प्लान के सेंटर में था एक शब्द, डीमर्जर। अच्छा, ये होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी अपने किसी एक बिजनेस को खुद से अलग करके एक नई इंडिपेंडेंट कंपनी बना देती है, उसे डीमर्जर कहते हैं। और इसका मकसद, थ्योरी तो ये कहती है कि इससे शेयर होल्डर्स के लिए छुपी हुई वैल्यू अनलॉक होती है। कागज पर तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन असल कहानी में एक ट्विस्ट था। ये कोई सीधा साधा डीमर्जर था ही नहीं। ये तो 2 स्टेज वाला एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्लान था। स्टेप 1, कंपनी अपनी कुछ प्राइवेट मतलब अनलिस्टेड रियल एस्टेट सब्सिडीरीज को पहले अपने अंदर मिलाएगी और फिर स्टेप 2, इस पूरे मिले जुले रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करके एक नई कंपनी के तौर पर लिस्ट करेगी। और बस यहीं पर मार्केट के कान खड़े हो गए। पहली रेड लाइट जल गई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी लिस्टेड कंपनी में मिलती है ना, तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी कीमत को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं और इन्वेस्टर्स को इस तरह की उलझनें बिल्कुल पसंद नहीं आती। और बात सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं थी। इस पूरे प्रोसेस में पता है कितना टाइम लगने वाला था? करीब 15 से 18 महीने, मतलब पूरा 1.5 साल। जरा सोचिए, 1.5 साल की अनिश्चितता। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स का पैसा एक ऐसी जगह जाकर अटक गया जो ना तो बढ़ रहा है, ना ही वहां से निकलना आसान है। इसे ही कहते हैं डेड मनी रिस्क। और आज के इस फास्ट पेस्ड मार्केट में भाई इतना लंबा इंतजार भला कौन करेगा? तो एक तरफ तो प्लान की कॉम्प्लेक्सिटी और लंबा इंतजार, ये तो था ही। पर अब आते हैं इस कहानी के असली और शायद सबसे बड़े विलेन पर। एक ऐसी चौंकाने वाली बात जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की फाइन प्रिंट में छिपी हुई थी। एक 3,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त रेड फ्लैग। हाँ, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तो अपने आप में एक सिरदर्द था, लेकिन एक अलग से नोटिस आया और उसमें जो लिखा था वो इससे कई ज्यादा बड़ी चिंता की बात थी। और वो बात थी ये एक नंबर, 3,000 करोड़ रुपए। 3,000 करोड़ रुपए, ये वो टोटल वैल्यू थी उन ट्रांजैक्शंस की जो कंपनी अपनी ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों मतलब रिलेटेड पार्टीज के साथ करने का प्रस्ताव रख रही थी। अब ये 3,000 करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना जरूरी है। ये कंपनी की कुल नेटवर्थ का 57% था। 57%, मतलब कंपनी अपनी आधी से ज्यादा की संपत्ति को अपनी ही ग्रुप कंपनियों के साथ लेन देन में लगाने की बात कर रही थी। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा अलार्म बेल था। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या आरपीटी आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जब कोई कंपनी अपने ही किसी अंदर के आदमी के साथ कोई बिजनेस डील करती है, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या फिर ग्रुप की ही कोई दूसरी कंपनी। अब ऐसे सौदों को ना हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हितों को नुकसान पहुंचाकर कंपनी का पैसा गलत तरीके से तो बाहर नहीं निकाला जा रहा। तो सवाल ये था कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा था? तो प्लान के मुताबिक 1,000 करोड़ रुपए तक क्रॉसलिंक फूड एंड फार्म्स नाम की कंपनी को दिए जा सकते थे और 1,000 करोड़ रुपए तक जियो माइसोर्स सर्विसेज को, जो गोल्ड माइनिंग का काम करती है। और सबसे मजेदार बात सुनिए, इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए कंपनी को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 185 से छूट चाहिए थी। ये वो सेक्शन है जो बना ही ऐसे लोन्स को रोकने के लिए है। और इस सब पर चेक रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए कंपनी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां भी ना के बराबर थे।
उनकी होल्डिंग 1% से भी कम थी, मतलब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। तो ये दो बड़े रेड फ्लैग्स तो सामने आ ही चुके थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है। कुछ दरारें ऐसी भी थी जो इस बड़ी अनाउंसमेंट से पहले ही कंपनी की सतह के नीचे मौजूद थीं, और इन्हीं दरारों ने इस झटके को और भी गहरा कर दिया। जो लोग टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि इस खबर के आने से ठीक पहले स्टॉक के चार्ट पर एक बहुत ही बेरिश सिग्नल बन चुका था, डेथ क्रॉस। अब ये क्या होता है? ये तब बनता है जब स्टॉक का 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मंदी का एक पक्का संकेत माना जाता है। मतलब स्टॉक में कमजोरी तो पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। और यहीं पे ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी मैनेजमेंट की कहानी, वो कह रहे थे कि हम तो वैल्यू अनलॉक कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट और गोल्ड माइनिंग जैसे नए सेक्टर्स में जाकर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ थी मार्केट की हकीकत। मार्केट को ये वैल्यू अनलॉकिंग नहीं बल्कि वैल्यू डिस्ट्रक्शन दिख रहा था। उन्हें ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि डिवॉर्सिफिकेशन लग रहा था। मतलब ऐसे बिजनेस में पैसा झोंकना जिनका आपके कोर बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है। और इन सब के ऊपर एक और प्रॉब्लम थी, कंपनी का वैल्यूएशन, मतलब उसकी कीमत। वो पहले से ही आसमान पर थी। इसका पीई रेशियो 36 से 44 के बीच चल रहा था, जबकि इसकी एक पीयर कंपनी रेडिंगटन का पीई सिर्फ 15 के करीब था। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इस स्टॉक को एक बहुत ऊंचा, एक बहुत बड़ा प्रीमियम दे रहा था। और जैसे ही ये सारे रिस्क फैक्टर्स सामने आए, मार्केट ने वो प्रीमियम एक ही झटके में वापस खींच लिया। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट का फाइनल वर्डिक्ट इतना कठोर क्यों था। आखिर ये स्टॉक इस तरह से क्यों टूटा? तो हुआ ये कि एक तरह का टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया। आप देखिए, एक तो बेहद उलझा हुआ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जिससे वैल्यू घटने का डर था। दूसरा 3000 करोड़ के आरपीटी का प्रस्ताव जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। तीसरा 1.5 साल का लंबा इंतजार, मतलब डेड मनी का रिस्क। और चौथा पहले से ही बहुत ज्यादा वैल्यूएशन और डाइवर्सिफिकेशन का खतरा। जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तो वो इन्वेस्टर्स के भरोसे को चकनाचूर कर देती हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वैल्यू अनलॉकिंग की एक अच्छी कहानी सुनने में चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे, वो इन सब चीज़ों के लायक है? क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी, गवर्नेंस के रिस्क और लंबी अनिश्चितता को जस्टिफाई करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी की कहानी पर यकीन करने से पहले खुद से पूछना चाहिए।